फ्रेंड, शारदा एजुकेशन में मैं गोविंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के बीच एक टॉपिक पर बात करने की जा रहे हैं जो आधुनिक भारत के लिए एक विशेष इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आज हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, इस दल की उत्पत्ति कब हुई है, किनके द्वारा किया गया है, जिस समय इसकी गठन हुआ था, मतलब इस पार्टी का गठन हुआ था, उस समय इसकी वैल्यू क्या था, उस समय लोगों की थिंकिंग क्या थी। तो खैर चलिए, आइए हम आगे आपको बताएंगे। आप लोगों को एक कहानी हम पहले थोड़ा सा बता दें कि इसके बनने का रीजन क्या रहा और लोग इसको क्या क्या मानते थे, आज हम लोग इसको क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको लोग को याद होगा कि आप पिछले वीडियो में देखे थे 1857 का जो विद्रोह होता है, उसके बाद भारत में वायसराय आने लगते हैं। अब कहा गया कि इस विद्रोह से ही बचने के लिए हमारे तिलक जी कहते हैं, बाल गंगाधर जी तिलक कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस जो है, यह सेफ्टी वॉल्व की तरह वर्क करती है। आइए हम इस आपको उनका थ्योरी समझाते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी का, तिलक का एक थ्योरी था, वो थ्योरी क्या कहा जाता है, सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी कैसे आप समझ पाएंगे, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये क्या है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में भी इस चीज के विषय में वर्णन किया था कि ये ये जो सेफ्टी वॉल्व का थ्योरी दिए थे, ये क्या है। तो आइए हम फिर से आपको बताते हैं कि जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक प्रकार का कुकर है, ये एक प्रकार का कुकर है। तो कहा गया है इसका कंपैरिजन किसके किसके साथ किया जाएगा। तो इस कुकर में आपका भारतीय कांग्रेस, अंग्रेज, उसके अधिनियम या उसका जो भी नीति था, पॉलिसी था, उस पॉलिसी और यहाँ विद्रोह, समस्त के बातों में किया जाता है। तो आइए हम आपको एक थ्योरी से बताते हैं इनके जो थ्योरी है। तो कहा जा रहा है कि कुकर को अंग्रेज कहा गया है, कुकर को अंग्रेज कहा गया है। और ये जो इसमें आप देख पा रहे हैं, ये है सिटी। सिटी को क्या कहा गया है, तो विद्रोह, सिटी को विद्रोह कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देख पा रहे हैं इसमें जो चावल दाल है उसको भारतीय कहा गया है, भारतीय नागरिक जो भी है ना। अब अंग्रेज जो अलग अलग प्रकार की नीतियां लाते थे, जितना भी उसका पॉलिसी था, उस पॉलिसी को इसमें क्या माना गया है। तो कहा जा रहा है कि इस कुकर की जो थ्योरी है, कुकर की थ्योरी में अंग्रेज को पॉलिसी को आग कहा गया है, आग। अब देखिए एक सिंपल सी बात, इस प्रकार के जब कुकर को आग पर चढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर जितने भी दाल चावल होंगे वह निश्चित रूप से एक बार खोलेंगे। इसके अंदर जो भी खिचड़ी बनने की सामग्री रखी गई है वो तो निश्चित रूप से गैस बनाएगा। अब ये गैस बनेगा तो ये निश्चित रूप से यहाँ सीटी भी देगी। ठीक यही थ्योरी को तिलक जी समझाना चाहते हैं। उनका कथन है कि इस कुकर के अंदर में भारतीय लोग हैं, और जब अंग्रेज अपना नया नया नीति लाता है तो उससे परेशान होकर भारतीय उछलना शुरू करता है, मतलब सीटी देना शुरू करता है। तो आप कह सकते हैं कि जब भारतीय परेशान होता है तो सिटी के बदले में यहाँ क्या कहा गया, विद्रोह, मतलब वो लोग विद्रोह करने लगते हैं। तो एक बात यहाँ सिंपल सी है कि जो लोग कुकर, जैसे आप लोग ही कुकर रखते हैं, तो क्या कुकर के सीटी से डरते हैं? नहीं, कभी नहीं डरेंगे। लेकिन कभी कल ऐसा हो जाए कि कुकर का सीटी बंद ही ना हो, कभी कल ऐसा हो जाए कि कुकर का सीटी बंद ही ना हो, तो वैसे स्थिति में आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसका आग हटाएंगे। गुड, आप क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले आग हटाएंगे। ठीक यही चीज अंग्रेज करता है कि वह अपना अपना पॉलिसी लाकर भारतीयों को खौलाता है। जब भारतीयों
1857 जैसा विद्रोह करने लगता है तो उसका सिटी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये भी बातें कहा जा रहा है कि यदि आपके यहाँ कुकर सिटी देना बंद नहीं करे तो वैसी स्थिति में आप लोग भी क्या करेंगे, सबसे पहले आग को हटा देंगे। वही किया अंग्रेज कि जब 1857 के विद्रोह कंटिन्यू चलने लगा, जगह जगह उनका विद्रोह होने लगा, तो अंग्रेज को लगा कि अब मेरा शासन समाप्त हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले उसके जितना भी नीति था सभी नीति को हटा लिया गया। अब क्या करता है, अब अंग्रेज इसको दूसरे तरीके से अपने नीति को अप्लाई करेगा। तो होता क्या है कि जब यहाँ अंग्रेज का जो वायसराय है वो लॉर्ड डफरिन जब आते हैं, लॉर्ड डफरिन जब आते हैं वायसराय बन के, तब क्या करते हैं, इन्हीं के दिमाग का ये उपज है। अब इन्हीं का दिमाग का उपज है कांग्रेस। होता क्या है, अब कांग्रेस को इसमें कहाँ जगह दिया गया, तो कांग्रेस को जगह यहाँ सेफ्टी वॉल्व बना दिया गया। कांग्रेस को क्या बना दिया गया, इसमें क्या माना गया है, सेफ्टी वॉल्व। अब आइए जस्ट लाइक इधर आके आप देखेंगे कि कांग्रेस रियल में सेफ्टी वॉल्व की तरह ही कार्य कर रहा था। मतलब अंग्रेज की नीति आ रहे थे, भारतीय लोग खोल भी रहा था। अब सिंपल सी बात, आप अपने घर में ही देखिए कि जिस कुकर में आपका सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ है उस कुकर का फटने का डर कम होता है। वही यहाँ कांग्रेस माना गया कि भारतीय लोग उबलेंगे तो इसकी खबर अंग्रेज को किसी न किसी प्रकार से मिल जाएगा। यही हमारे तिलक जी का थ्योरी है। कहा जाता है कि तिलक जी एक बहुत बड़े नेता थे, फिर भी वो अपने जीवन काल में कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने। खैर चलिए, अब हम आपको आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो वही कहा गया कि 1885 में लॉर्ड डफरिन एक दल का गठन करता है, एक संघ का गठन करता है, जिसका नाम रहता है भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसका नाम रहता है भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन वो तो आगे आके इस नाम को मॉडिफाई किया जाता है। खैर चलिए आगे हम आपको बताते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि 1885 में 1885 जैसे कहा गया 28 दिसंबर, या छोड़िए 28 दिसंबर छोड़िए, केवल 1885 लीजिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है। अब आइए आपको थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात हम बता देना चाहते हैं कि उसके पहले भी बहुत सारे संघ यहाँ बने हुए थे ऑलरेडी भारत में, इसलिए हम उसे सबसे पुराना नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि 1885 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है उसके पूर्व भी आपका बहुत सारे संघ बन चुके थे। उस संघ के विषय में आइए हम आपको बता देंगे, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि ये सभी बातें बुक में जल्दी नहीं मिल पाती है। तो कहा गया है कि उससे पहले एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एक सोसाइटी पहले ही, मतलब एक संगठन पहले ही बना हुआ था, जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो 1784 में गठन किया गया था। 1784 में कौन सा गठन किया गया है, तो आप कहेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। गुड। अब इसका संस्थापक कौन है, तो कहा जाता है कि इसका संस्थापक एक अंग्रेज है, मतलब विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक जो है वह कौन है, विलियम जोन्स। अब यहाँ आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सबसे पुराना संगठन, ये सबसे पुराना है, बट ये भारतीय इसका संस्थापक नहीं है। तो इस प्रकार आप जानेंगे कि 1784 में एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था, जिसका संस्थापक विलियम जोन्स थे। उसके बाद कहा जाता है एक जमींदारी एसोसिएशन, मतलब एक संघ बनाया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया, जमींदारी एसोसिएशन, जिसको लैंड होल्डर्स के भी नाम से जाना जाता है। अब कहा गया कि ये जो जमींदारी एसोसिएशन है, जो आम पब्लिक के लिए नहीं है। ये जमींदार लोग जो हैं, उनको अगर किसी भी प्रकार से अंग्रेजों से दिक्कत होगा, अगर अंग्रेजों के साथ कोई परेशानी उत्पन्न होगी, तो वैसे स्थिति में वह अपने एसोसिएशन के साथ मिलकर उस पर कार्रवाई करेगा।
तो इसलिए ये भी पब्लिक का हक में नहीं था, ये जो बनाया गया है। खैर आइए, तो दूसरा संगठन के रूप में क्या बनाया गया था, जमींदारी एसोसिएशन, मतलब लैंड होल्डर्स, जिनका संस्थापक भारतीय है। मतलब ये जमींदारी एसोसिएशन है जिसका संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर है। मतलब क्या कह सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के ये वंशज हुए, मतलब ऊपर हुए उनसे, वही इस संघ का स्थापना किए थे। अगला आपका देख पा रहे हैं मुंबई एसोसिएशन। मुंबई एसोसिएशन देख जो रहे हैं, ये 1852 है, जिसका संस्थापक दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी बहुत बड़े लोग थे उस समय। कहा जा रहा है कि लंदन में कोठी बनाने वाले ये सबसे पहले व्यक्ति थे और ये काफी प्रमुख भी थे। मतलब कह सकते हैं कि हमारे देश में, मतलब भारत में काफी प्रसिद्ध भी थे। तो प्रसिद्ध के पीछे एक बात मानी जाती है कि प्रसिद्ध होने के पीछे इनका क्या कारण रहा। तो कहा जाता है कि दादा भाई नौरोजी जो थे वह लंदन में जाके रहते थे, लंदन में ही रहते थे, और उस समय आईसीएस एग्जाम लंदन से ही होता था। मतलब आईसीएस एग्जाम कंप्लीट करने के लिए लंदन ही जाना पड़ता था। तो सब लोग लंदन नहीं जा पाता था, इसलिए दादा भाई नौरोजी एक खुट्टा वहां गाड़े हुए थे कि कोई भी भारतीय अगर आईसीएस एग्जाम कंप्लीट करना चाहता है तो लंदन आ सकता है, उसके सभी प्रकार की व्यवस्था वहां दी जाएगी। इस प्रकार हमारा दादा भाई नौरोजी की कहानी है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश में जो भी बड़े बड़े लोग थे जिनका बाल बच्चा आईसीएस एग्जाम करने जाता था, वैसे लोगों से दादा भाई नौरोजी को काफी संपर्क हो गया था। मतलब इसलिए भारत में इनका वेट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। अब आइए, सबसे फेमस भारत संघ, जिसको इंडियन एसोसिएशन कहा जाता है, ये कहा जा रहा है ये संघ क्यों प्रसिद्ध है। भारत संघ उस समय का सबसे इम्पोर्टेंट संघ हुआ करता था। इसलिए आइए, इनके इम्पोर्टेंट होने के पीछे क्या रीजन है। तो कहा गया है कि भारत संघ मतलब इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो आप देख पा रहे हैं, तो कहा जाता है कि ये बनर्जी द्वितीय आईसीएस एग्जाम पास करने वाले भारतीय थे। कहा गया कि द्वितीय आईसीएस एग्जाम पास करने वाले भारतीय थे, मतलब भारत से ये दूसरे व्यक्ति थे जो आईसीएस एग्जाम कंप्लीट किए थे। उस समय आईसीएस का एग्जाम काफी हार्ड हुआ करता था। जैसे आप कह सकते हैं कि 19 वर्ष के आयु में ही कंप्लीट करना होता था। जब पहले तो 21 वर्ष दिया गया था, लेकिन आपको पिछली वीडियो में भी बताया गया था कि इसको कम करके कितना कर दिया गया था, तो 19 वर्ष कर दिया गया था। 19 वर्ष के आयु में उनको वो कंप्लीट करके द्वितीय भारतीय आईसीएस एग्जाम कंप्लीट करने वाले बने। लेकिन होता क्या है कि ये आईसीएस एग्जाम तो कंप्लीट कर जाते हैं, अंग्रेज का अधिकारी भी बने रहते हैं, कुछ दिन बने हुए रहते हैं, बट उम्र में गड़बड़ी होने के कारण इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तब सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारत आकर फिर यहाँ एक संघ की स्थापना करते हैं, जिसको भारत संघ मतलब इंडिया एसोसिएशन कहा गया है। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि भारत संघ का इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता था। तो इम्पोर्टेंट के पीछे यही रीजन था कि इस संघ का संस्थापक जो थे वह आईसीएस एग्जाम कंप्लीट करने वाले थे। उस समय आईसीएस का वैल्यू होता था। अगला आप देख पा रहे हैं ये मद्रास एसोसिएशन, जो 1884 में हुआ है, जिसका संस्थापक रामास्वामी है। इस प्रकार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व के संगठन है जो आपको बताया गया था। लेकिन आइए हम एक बात और इम्पोर्टेंट बताते हैं कि अभी तो सुरेंद्रनाथ के विषय में बताया गया कि ये द्वितीय है, तो पहले किनको माना कहा गया है, तो पहला कहा गया है रविंद्र बाबू के भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, प्रथम आईसीएस एग्जाम करने वाले भारतीय व्यक्ति, मतलब भारत के पहले व्यक्ति वो हैं जो प्रथम आईसीएस एग्जाम कंप्लीट किए हैं, जिनका नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर है। मतलब कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के अपने भाई हैं। तो चलिए, इस प्रकार आप देख रहे थे कि ये अंग्रेजों के अधिकारी बने हुए थे। अब आइए हम आपको बात की आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं मुख्य रूप से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो अभी आपको हमने बताया 5 ऐसे संस्था का नाम बताया जो 1885 के पूर्व ही थे। ये जो 5 संगठन आपको बताया गया, ये जिसका
स्थापना 1885 के पूर्व ही हुआ था। अब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। खैर चलिए, अब आगे की बात हम बता रहे हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संस्था बनी थी, जो संघ बनी थी, तो कहा जाता है कि तिलक जी तो हमेशा बोलते थे कि यह अंग्रेजों का मतलब लॉर्ड डफरिन का दिमाग का उपज है, जो अपनी सहायता के लिए बनाया है। वैसे भी अभी कुकर का जो वॉल्व सिद्धांत थ्योरी हम आपको जो दे रहे थे, उस थ्योरी में देखे होंगे कि सेफ्टी वॉल्व जो है उसको कांग्रेस कहा गया है, और वह सेफ्टी वॉल्व कुकर के बॉडी से जुड़ा हुआ होता है। उसी प्रकार कहा गया कि कांग्रेस भी जो है वह अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है। और हम लोगों को भी शायद ऐसा मानना होता है कि ये कोई खास गलत बातें नहीं कहा जा रहा, क्योंकि कहने के पीछे आधार यही था, सेंस यही रहता कि बहुत आप देखेंगे कि इस संगठन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन है, इसका संस्थापक भी अंग्रेज ही होंगे। बहुत सारे इसका अध्यक्ष जो होते हैं, चेयरमैन भी, मतलब 4 अंग्रेज 5 बार अध्यक्ष बनते हैं। दूसरी बार कहा गया कि 2 महिला विदेशी बनती है। तो कहा गया कि अगर ऐसा मानना है कि अगर ये भारत के लोगों का है, भारत के लोगों के हित में अगर काम करती है, तो फिर इसका अध्यक्ष या संस्थापक अंग्रेज कैसे बन सकता है। तो खैर चलिए आगे की अब हम कहानी आपको बताते हैं। ये बातें तो खैर नहीं कहा, 100% नहीं कहा जा सकता कि ये अंग्रेज ने ही बनाया था। अंग्रेज तो बनाया, ये तो 100% बातें हैं, लेकिन ये डफरिन के दिमाग का उपज है या सेफ्टी वॉल्व का थ्योरी, ये सब 100% नहीं कहा जा सकता। सेफ्टी वॉल्व को थ्योरी देने वाले एकमात्र व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, जो सेफ्टी वॉल्व का थ्योरी देके कांग्रेस को अंग्रेजों का चमचा बजाते थे। खैर चलिए, अब हम मुख्य रूप से अपने टॉपिक पर बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आप देख पा रहे हैं, इसका नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन कहा जाता है कि दादा भाई नौरोजी के कथन के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ के जगह पर कांग्रेस कर दिया गया। तो कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है, जिसका नामकरण आप जो कर रहे हैं, तो नामकरण करने की श्रेय आपका दादा भाई नौरोजी को जाता है। खैर चलिए आइए हम आगे बात करते हैं, इसका कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताते हैं। कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बहुत उठते हैं, खास करके किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम क्यों ना हो, ये हर में एक दो क्वेश्चन का हमेशा ही आता है, 1-2 नंबर का हमेशा ही आता है। खैर चलिए हम आपको बताते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो क्या कहेंगे, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय संघ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, जिसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो कहा जाता है कि विलियम ग्लाडस्टोन। मतलब उस समय ब्रिटेन के जो पीएम थे वह कौन थे? विलियम ग्लाडस्टोन, ये जो थे उस समय वहां के पीएम थे। और कहा गया है कि इसका संस्थापक किनको माना गया, किनको कहा गया है? तो A.O. ह्यूम जो है, ये कहा जा रहा है कि ये भी विदेशी ही हैं, जिनका पूरा नाम क्या लिखा बताया गया है? तो कहा जाता है एलन ऑक्टेवियो ह्यूम। A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या बताया गया है? तो एलन ऑक्टेवियो ह्यूम। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये मुख्य रूप से स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। कहा गया कि लॉर्ड डफरिन इन्हें
स्कॉटलैंड से लाया गया था। मतलब स्कॉटलैंड कोई कंट्री नहीं है, बट इंग्लैंड का ही एक भाग है जिसको स्कॉटलैंड कहा गया है। वहाँ वहाँ एक ये फेमस पदाधिकारी थे एओ ह्यूम, और इनको भारत मुख्य रूप से यहाँ कांग्रेस का गठन करने के लिए ही लाया गया था, मतलब एक संघ बनाने के लिए लाया गया था। तो इस प्रकार आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो क्या कहेंगे 28 दिसंबर 1885 को। इसका संस्थापक कौन है, तो एओ ह्यूम है इनका। अब आइए यहाँ के बाद कहानी आगे हम आपको बढ़ाते हैं। कहा गया है कि इस प्रकार इसकी गठन होती है। अब इसकी प्रथम बैठक की बात है जिस समय संपूर्ण बातें रखी जाएगी। तो कहा जाता है कि इसका प्रथम अध्यक्ष के रूप में डब्ल्यू.सी. बनर्जी बनते हैं। डब्ल्यू.सी. बनर्जी मतलब कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो है, या कह सकते हैं कि प्रथम अधिवेशन है जो आपको कहाँ होने वाला था, तो ये प्रथम अधिवेशन पूना में होने वाला था। लेकिन हुआ क्या था कि 1885 में प्लेग जैसे महामारी फैला हुआ था। प्लेग की महामारी के कारण इसका तत्काल स्थान बदलकर कहाँ का को आप बताएंगे, इसलिए आप लोग एक ऐसा चार्ट बना लें और इस चार्ट को हम बारी बारी से आप लोगों को समझाते जाएंगे। तो कहा गया है कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि 1885 में, क्योंकि गठन ही 1885 में हुआ। और दूसरी बात है उसका स्थान क्या रखा गया था, तो कहा गया कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई। दूसरा आपका प्रथम उसका अध्यक्ष कौन बने थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसमें अब यहाँ महत्वपूर्ण लिखना होता है, मतलब उस जो बैठक हुई या वो ये मुंबई अधिवेशन जो हुआ, मुंबई अधिवेशन में सबसे मुख्य बात है क्या है, तो पूरे देश के आह्वान होने पर मात्र 72 लोग भाग लेते हैं। 72 लोग भाग लेते हैं। अब चलिए आपको कुछ बातें हम आपको बता दें, थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है ये इसका 2 बार चेयरमैन बनते हैं। कब कब बनते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, बट ये इतना जरूर ध्यान रखिए कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी 2 बार बनते हैं, और दादा भाई नौरोजी जो है ये 3 बार बनते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि विलियम बेडरवुल ये भी आपका 2 बार बनते हैं। इस प्रकार हम आपको आगे बताते हैं। तो कहा गया कि प्रथम अधिवेशन आप क्या कहेंगे कि 1885 में की गई, जिसका महत्वपूर्ण स्थान क्या रखा गया था, मुंबई में अगर पूछा जाए किस स्थान पर, तो क्या कहेंगे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। उसका अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। महत्वपूर्ण बात है 72 लोग भाग लिए थे। दूसरी बार कहा गया, दूसरा जब बैठक होने लगा, मतलब 1886 का जो अधिवेशन है वो आपका कलकत्ता में होने लगा, और कलकत्ता में जो अधिवेशन हुई थी उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। ये भी आपको बताए थे कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थे, इसलिए ठीक दूसरी बार इनको बनाया गया। आगे भी आप देखेंगे कि जब दूसरी बार डब्ल्यू.सी. बनर्जी बनेंगे तो दादा भाई नौरोजी भी ठीक दूसरे बार बनेंगे। तो खैर आइए, अभी बताया गया क्या, दादा भाई नौरोजी जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, इसलिए इनको यहाँ से पूछा जा सकता है कि कोलकाता अधिवेशन जो हुई है 1886 का जो अधिवेशन है उसमें अध्यक्ष कौन बने थे, इस प्रकार से क्वेश्चन उठाया जाएगा। या ये भी पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है। तो दोनों स्थिति में आंसर क्या होगा, दादा भाई नौरोजी। ये थोड़ा सा विशेष रूप से याद रखेंगे, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। अगला आपका देख पा रहे हैं तीसरे नंबर में, मतलब 87 में जो होता है वह मद्रास में होती है। मतलब कह सकते हैं 1887 का अधिवेशन में वो इसका अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो कहा गया बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी, मतलब ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अब यहाँ 2-3 बातें आपसे पूछा जा सकता है, उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये आपका जरूरी है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है, प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, है ना। इस प्रकार की तमाम बातें उठता है। या फिर ये भी पूछा जाता है वंदे मातरम कब किस अधिवेशन में गाया गया था, जन गण मन किस अधिवेशन में गाया गया था।
स्वराज का घोषणा या प्रस्ताव किस में दिया गया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड वगैरह किस अधिवेशन में चर्चा किया गया था, ये तमाम सारी बातें पूछा जाता है। इसलिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वह हम आपको आगे राउंड भी करवा देंगे और बताएंगे कि काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो इतना तो ये कंपल्सरी ही है, जितना कि आप देख पा रहे हैं। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, दूसरा अध्यक्ष मतलब जो दूसरा अध्यक्ष ये पूछा जा सकता है, या प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछा जा सकता है तो दादा भाई नौरोजी कहेंगे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो आप क्या कहेंगे, बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। अब आइए, चौथा अधिवेशन 1888 में होता है जो इलाहाबाद में होता है, और ये प्रथम ईसाई अध्यक्ष बनते हैं जिनका नाम जॉर्ज यूलो है। अब देखिए यहाँ होता क्या है कि स्टूडेंट लोग समझ नहीं पाता है, जॉर्ज यूलो के सिवा कोई भी अंग्रेज मतलब ईसाई धर्म वाले व्यक्तियों की अध्यक्षता नहीं जान पाता है। तो आइए हम आपको इसको थोड़ा सा मुख्य रूप से ध्यान रखें कि सर्वप्रथम ईसाई या अंग्रेज अध्यक्ष बनने वाले कौन है, तो जॉर्ज यूलो किस अधिवेशन में बने हैं, तो 1888 के अधिवेशन में। उसका स्थान क्या था, इलाहाबाद में हुआ था। उसके बाद आप देख पा रहे हैं 1889 में मुंबई, जिसका अध्यक्षता विलियम बेडरबुल कर रहे हैं। विलियम बेडरबुल एक ऐसे अंग्रेज हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद अगला आप देख पा रहे हैं कोलकाता अधिवेशन जो होती है, मतलब 1890 का जो अधिवेशन होता है, जिसका अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता करते हैं। फिरोज शाह मेहता जिनको आप जान रहे होंगे कि जब गांधी जी भारत आते हैं तो उस समय आप सुने, पिछले वीडियो में बताए थे कि गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की 1915 में मृत्यु हो जाती है। इसलिए उन्हीं को यहाँ भी हमको पढ़ना है कि 1890 का जो अधिवेशन होता है उसका अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो फिरोज शाह मेहता बनते हैं। ये भी एक पारसी है, जैसे दादा भाई नौरोजी पारसी थे उसी प्रकार ये भी एक पारसी हैं जिनका नाम, तो इसका इंपोर्टेंट आप क्या कहेंगे कि दूसरी बार पारसी अध्यक्ष बने थे। दूसरी बार पारसी अध्यक्ष बनने वाले कौन है, तो फिरोज शाह मेहता। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आती है कि प्रथम, यहाँ एक क्वेश्चन और अभी आपको कंप्लीट होगा, कांदावनी का नाम सुने हुए, कांदावनी गांगुली, ये भारत के प्रथम महिला है जो ग्रेजुएट कंप्लीट किए थे। मतलब आप कह सकते हैं कि सर्वप्रथम स्नातक पास करने वाली महिला कौन है, तो कांदावनी गांगुली। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होता है जो हम लोगों को जानना चाहिए। तो देखिए आइए हम बताते हैं कि इनका क्या योगदान रहा। तो कहा गया है कि 1890 का जो अधिवेशन होता है जिसमें आपका फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष बनते हैं, जो आपका कोलकाता में होता है, और ये लोग भी काफी प्रचार प्रसार किए थे। मतलब पहले महिला ऐसे थे जो कांग्रेस पार्टी की बैठक के लिए या अधिवेशन के लिए प्रचार प्रसार कर रही थी। ये चेयरमैन नहीं बन पाती हैं, लेकिन इनका भी 1890 वाला अधिवेशन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए अगला बताया गया कि 91 में इसका अधिवेशन नहीं होता है, इसलिए आप देख पा रहे हैं 1892 मतलब 7वां अधिवेशन जो है वह 1892 में होती है, जो कहाँ होता है, इलाहाबाद में। और इसका अध्यक्ष कौन बनेंगे, WC बनर्जी। मतलब WC बनर्जी के विषय में आपको बताया गया था कि ये 2 बार चेयरमैन बनते हैं, तो इनका 2 बार कोटा पूरा हो गया। और आपको एक बात और भी बताया गया था कि जब अगले बार भी WC बनर्जी जब बनेंगे तब उसके बाद कौन अध्यक्ष बनेंगे, दादा भाई नौरोजी। मतलब नौरोजी का भी कोटा एक बार और बचता है। मतलब नौरोजी 3 बार बनते हैं, बनर्जी 2 बार बनते हैं। तो एक बार तो 1885 में बन चुके थे बनर्जी, मतलब भारत के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बन चुके थे। दूसरा आपको बताया गया था कि 1892 मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब 6ठा वर्ष फिर से वो दोबारे आपके बन जाते हैं। ये कहा गया कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है, तो WC बनर्जी ये दूसरी बार अध्यक्ष बनते हैं। दूसरी बार या अंतिम बार भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका कोटा 2 ही बार का था, 2 बार इनका कोटा पूरा हो गया। अब ये 1892 के बाद ये नजर नहीं पड़ेंगे, ना इनका नाम आपको सुन नहीं पाएगा। अगला जो देख पा रहे हैं 1893 में लाहौर अधिवेशन है। लाहौर अधिवेशन आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इस समय
भारत में साइमन कमीशन का प्रवेश साइमन कमीशन तो 88 में आता है, 1928 में जाके आता है। खैर चलिए, 1893 में जो आप देख पा रहे हैं ये लाहौर अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं और ये दूसरी बार ये अध्यक्ष बनते हैं। इस प्रकार हम आपको और भी आगे आपको हम दिखाएंगे। थोड़ा सा इसको विशेष रूप से ऑब्जर्व रखें, कारण कि ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रथम वाले जो क्वेश्चन है ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा एक बार और आप लोग रिवाइज कर लीजिए, मतलब ताकि थोड़ा सा याददाश्त बने रहे। चलिए इस प्रकार आगे हम आपको दिखाते हैं। 1 मिनट कर दिया गया पूना के बगल में ही मुंबई में कर दिया गया। मतलब कह सकते हैं कि मुंबई किस स्थान में, तो कहा जाता है कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में प्रथम अधिवेशन की बैठक की गई थी। तो इस प्रकार आपसे एक क्वेश्चन उठता है कि इसका कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आप क्या कहेंगे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में प्रथम अधिवेशन की बैठक की गई थी, जिसमें पूरे भारत से, मतलब वहां जो बैठक हो रही थी वह संपूर्ण भारत के आह्वान की गई थी, जिसमें 72 मतलब कह सकते हैं कि 72 लोग मात्र भाग लिए थे प्रथम अधिवेशन में। तो उसमें भी लगभग 35 से 36 व्यक्ति मुंबई से ही थे, क्योंकि ये बैठक मुंबई में ही हो रहा था। खैर चलिए, अब यहाँ के बाद आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि क्या है। अब आइए हम आगे आपको प्रथम अधिवेशन के विषय में बताएं। तो अभी हम आपको बताए थे कि यहाँ प्रथम अधिवेशन में WC बनर्जी बनते हैं, जबकि दादा भाई नौरोजी भी भाग लेते हैं, लेकिन उनका नाम बाद में आ पाता है, वहां से वह बाद में आते हैं। तब पता चलता है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट यही थे, दादा भाई नौरोजी ही थे। तो इसलिए होता क्या है कि अगले बैठक में दादा भाई नौरोजी को ही वहां का अध्यक्ष बना दिया जाता है। खैर चलिए।